और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर दीपक लाहोटी, जो कि आज के हमारे एक्सपर्ट हैं। दीपक जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आपसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले दर्शकों तक ये पहुंचा देते हैं कि कैसे वो हमसे जुड़ सकते हैं और कैसे वो सवाल अपना रख सकते हैं। आप भी हमारे एक्सपर्ट से सवाल कर सकते हैं। ये वो नंबर है जिसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, 0120-715-3787। इसके अलावा 0120-715-3826 ये भी वो नंबर है जिसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और आज के हमारे एक्सपर्ट से अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। बिगड़ती लाइफस्टाइल और खान-पान के चलते आज के समय में हर इंसान किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है। इन सब में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अक्सर पेट से संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर आज के समय में सबसे ज्यादा लोग पेट की बीमारी से पीड़ित हैं। इसकी मुख्य वजह लोगों के खान-पान में हुए बदलाव की है। ऐसे में अगर व्यक्ति को पाचन संबंधी कोई बीमारी होती है तो साथ में उसे कोई और बीमारी भी परेशान करती है। ऐसे में अपने पेट का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। खाना खाना और पचाना आम बात है और ये हमारी रोजमर्रा के जीवन का अमिट हिस्सा है, पर कभी कभी ये रोजाना की आदत से शरीर को तकलीफ भी हो जाती है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होते हुए खाना शरीर में पहुंचता है, पर जब इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सूजन आ जाती है तो उसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं। इसमें व्यक्ति को पेट में ऐंठन, दस्त और उल्टी जैसी शिकायत होती है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस के मरीज को डायरिया या स्टमक फ्लू की शिकायत रहती है। नोरोवायरस, रोटावायरस, एस्ट्रोवायरस आदि वायरस अक्सर दूषित भोजन या पीने के पानी में पाए जाते हैं। ये वायरस खाने या पानी के साथ शरीर में प्रवेश करते हैं और 4 से 48 घंटे में अपना इन्फेक्शन फैलाते हैं। बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को इस बीमारी का खतरा ज्यादा होता है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस के लक्षणों में भूख की कमी, पेट दर्द, डायरिया, जी मचलना, उल्टी, तेज ठंड लगना, त्वचा में हल्की जलन, अत्यधिक पसीना, बुखार, जोड़ों में कड़ापन, मांसपेशियों में तकलीफ, वजन में कमी होना शामिल है। इस रोग से बचने के लिए घर का स्वच्छ खाना खाएं, बासी भोजन और दूषित पानी का प्रयोग कभी न करें। भोजन पकाने और खाने से पहले हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं। पानी को अच्छे से उबालकर ठंडा करने के बाद पिएं। कुएं और हैंडपंपों के आसपास पानी एकत्रित होने नहीं दें। फल सब्जियां सभी धोकर प्रयोग में लें। तो इन बातों का ख्याल रखें और समस्या होने पर सही इलाज के लिए डॉक्टर से सलाह लें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज के हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले रिपोर्ट तो हमने दर्शकों तक पहुंचा ही दी है, लेकिन क्योंकि जो खान-पान है वो लाइफस्टाइल के साथ लगातार बदलता जा रहा है, तो सबसे पहले आपसे ही समझना चाहेंगे सरल भाषा में इसको कैसे समझा जाए, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस कैसे समझा जाए डॉक्टर साहब? गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसा कि नाम बताता है, गैस्ट्रिक और एंटेराइटिस मतलब हमारे पेट और इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है। जो इन्फेक्शन है वो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ जैसे अमीबियासिस आपने कॉमनली सुना होगा, इन बहुत सारे कारणों की वजह से होता है। और ये एपेरेंट है कि जो इन्फेक्शन है वो एक आदमी से दूसरे आदमी में खाद्य पदार्थ, दूषित खाद्य पदार्थ के थ्रू या पर्सनल कॉन्टैक्ट के थ्रू भी ट्रांसमिट होता है। तो ये वायरसेस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ हमारे पेट में जाकर इन्फेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, सूजन पैदा करते हैं और उसकी वजह से हमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे लूज मोशंस होना, पेट में क्रैम्प्स होना, दर्द होना, उल्टी, मतली या उल्टी का मन होना, हल्का फीवर होना, बेचैनी होना आदि आदि। ज़्यादातर इन्फेक्शंस 90% बहुत माइल्ड होते हैं और आपने देखा होगा कि बहुत हम सब लोगों को इन्फेक्शंस होते रहते हैं और 1-2 दिन के अपने सेल्फ उपचार के बाद वो ठीक भी हो जाते हैं।
पर कई सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें ये लूज मोशंस, पेट का दर्द बहुत तीव्रता पकड़ लेता है। उसमें पेशेंट को या पर्सन को डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। उस वजह से उनके आगे उनकी किडनीज़ पे और उनके अन्य ऑर्गन्स पे फ़र्क पड़ सकता है और कभी कभी ये बीमारियां जानलेवा तक हो सकती हैं, ख़ास तौर से बहुत छोटे बच्चों में। तो हमें कुछ वार्निंग साइंस हमारे पास हैं जो हमें बहुत जल्दी पहचान लेने चाहिए कि हमारे मरीज़ की तबीयत कैसी है और उसी हिसाब से हमें आगे एक्शन लेना चाहिए। जी बिल्कुल, ये वो लक्षण है जिसके आधार पर ये पता लगाया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक अमूमन जो देखने को मिलता है, लोगों में गैस की समस्या बहुत ज्यादा होती है, तो क्या ये इससे ही जुड़ा हुआ है या फिर इसमें कोई फर्क है और लक्षण इनके क्या अलग होते हैं, ये कैसे पता लगाया जाए? देखिए, गैस तो एक बहुत ही कॉमन सा सिम्टम है, बहुत लाखों लोगों को इससे प्रॉब्लम होती है। पर गैस्ट्रोएंटराइटिस है वो भी गैस प्रोड्यूस कर सकती है या गैस जैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकती है, बट गैस्ट्रोएंटराइटिस और गैशियसनेस वो बिल्कुल दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। गैस्ट्रोएंटराइटिस इन्फेक्शन है जो हमें लूज मोशंस, पेट में दर्द और उल्टी की प्रॉब्लम प्रोड्यूस करता है। गैशियसनेस तो हमें उल्टा सीधा खाना खाने से हो सकती है, हाइपर एसिडिटी की वजह से हो सकती है, ब्लोटिंग की वजह से हो सकती है और बहुत अन्य कारण हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि इसका जो सबसे ज्यादा कारण सामने आता है वो यही आता है कि कुछ गलत खा लेते हैं, बाहर का ज्यादा खा लेते हैं, लेकिन क्योंकि जो लाइफस्टाइल अभी लोगों का है वो बहुत ज्यादा बिजी है, तो ऐसे में बहुत ये संभव है कि इतना ज्यादा नहीं हो पाता कि वो अपने शेड्यूल में इतना समय निकाल पाए कि वो घर का खाना खा पाए। तो अगर वो बाहर का खाना भी खाते हैं तो क्या उन्हें एहतियात रखने की जरूरत है और कैसे वो अपना फिर इससे ख्याल रख सकते हैं जिससे ये परेशानी उनको ना हो? अगर हम गैस्ट्रोएंटराइटिस की बात करें तो सर्टेनली हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। अगर हम अपने घर का भी खाना ले जाते हैं, फॉर एग्जांपल लंच में हम टिफ़िन ले जाते हैं, तो हम ये ध्यान रखें कि ये बासी खाना ना हो या बहुत देर तक पड़ा हुआ ना हो, या ऐसा ना हो कि हम 2 दिन पुराना खाना रीहीट करके फिर खा रहे हैं। और अगर हम खाना बाहर से मंगाते हैं, जैसे कि बॉम्बे में आपने सुना होगा डिब्बे वालों की बहुत प्रथा है, डिब्बे से खाना आता है, तो हम ये ज़रूर एश्योर करें कि वो खाना हाइजीनिक तरीके से बनाया गया है और हाइजीनिक तरीके से हमारे पास ट्रांसपोर्ट होके आया है। और मैं यहाँ सलाह दूंगा कि हम कोशिश करें कि हम ताज़ा और गर्म खाना खाएं। और डॉक्टर साहब, ये भी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि बहुत ये भी संभव है कि शुरू में जब ऐसी छोटी कोई परेशानी हो तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, ये देखने को मिलता है, लेकिन आप दर्शकों को ये समझाइए कि इसे नजरअंदाज न करें और कैसे ये बाद में जाकर घातक बीमारी का भी रूप ले सकता है। जी, तो जैसा मैंने आपको बताया कि 90% केसेस में जो लूज मोशंस या पेट का हल्का फुल्का दर्द जो गैस्ट्रोएंटराइटिस की वजह से होता है, वो अपने आप ही स्वतः हमारी अपनी इम्यूनिटी की वजह से ठीक हो जाता है। इसमें हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि हम सफिशेंट अमाउंट में पानी या तरल पदार्थ लें। पर कुछ लोगों में, जैसे बहुत छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, जो अपने आप पानी नहीं मांग सकते, पी सकते, या बहुत ही वृद्ध लोग हैं, या जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है, उन लोगों को ये इन्फेक्शन बढ़ता चला जाता है उनमें और घातक सिद्ध हो सकता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हों, ब्लड प्रेशर कम हो गया हो, स्टूल में ब्लड आता हो, पेट का दर्द इतना भयंकर हो कि आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ रहा है, या अत्यधिक कमजोरी हो और आप पानी भी नहीं पी पा रहे हैं, तो उस वक़्त जल्दी से जल्दी हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और पेशेंट को अस्पताल में शिफ्ट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादातर ये परेशानियां देखने को मिलती हैं कि वो थोड़ा सा भी कुछ भी बाहर का खा लेते हैं तो वो सबसे ज़्यादा जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो उनके पेरेंट्स जो हैं वो कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि ये परेशानी क्या हो सकती है और क्या लक्षण उन्हें देखें कि वो डॉक्टर के पास अपने बच्चे को लेकर जाएं? देखिए, छोटे बच्चों को ज़्यादातर वायरल डायरिया होते हैं क्योंकि बच्चों की आदत होती है कि इधर उधर वो हाथ लगाते हैं खेलते हुए बहुत सारी चीज़ों को और फिर अपने मुंह में हाथ डाल लेते हैं, तो इस तरीके से ये इन्फेक्शन उनमें आता है। तो अगर हमारे बच्चे को किसी को इन्फेक्शन है
थोड़े से लूज मोशंस हैं, हल्का सा पेन एब्डोमेन है और वो खेल रहा है, वो तरल पदार्थ एक्सेप्ट कर रहा है जो आप उसको दे रहे हैं, चाहे शिकंजी की फॉर्म में या ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की फॉर्म में, और बच्चे को कोई सीवियर वार्निंग साइंस नहीं है जो मैंने अभी आपको बताए थे, तो हमें बच्चे को वॉच करना चाहिए क्लोजली। बट बच्चों में अगर ज़रा सा भी आपको लगे कि बच्चा निढाल हो रहा है, उल्टी करे चले जा रहा है और तरल पदार्थ नहीं पी पा रहा है, तो फौरन डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं क्योंकि अब मौसम भी बदल रहा है, तो मौसम बदलते ही उन्हें सबसे ज्यादा जल्दी वायरल हो जाता है, फिर उसमें उल्टी होती है, तबीयत खराब होती है, तो उनको इससे क्योंकि ये मौसम यहाँ पर बदल रहा है तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि अब उन्हें कैसे ख्याल रखना चाहिए, चाहे बच्चे हो या फिर बुजुर्ग हो। जी, जो मौसम बदलने से वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो ज़्यादातर हमारी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन अथवा सांस की नली को जो अफेक्ट करते हैं, जैसे कॉमन फ्लू, इन्फ्लुएंजा वायरस। पर जो पेट के इन्फेक्शंस होते हैं वो मौसम बदलने के साथ होते तो हैं, इंक्रीज होते हैं, बट हमारे कंट्री में ये देखा गया कि वो सारे साल ही हमें चलते रहते हैं। पर मौसम बदलने के समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें सर्दी ना लगे, हम ज़्यादा कोल्ड को एक्सपोज ना हो। अच्छा, अगर किसी को घर पे इस तरीके की परेशानी होती है और जब तक वो डॉक्टर के पास जाए, क्या घर पे कुछ ऐसा है जो फौरन एहतियात के तौर पर किया जा सकता है जिससे एक बार के लिए रिलीफ जो पेशेंट है उसे मिल जाए? डॉक्टर साहब, बिल्कुल, ये हर आदमी को और हर घर में हर जन और हर जननी को जानना चाहिए। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसको हम ORS या डायरिया के लिए घर में बनाया हुआ घोल भी कहते हैं, और ये बहुत आसान है। आप करीब थोड़ा सा पानी लीजिए एक मग में, और इस जो पानी उबाल के और ठंडा किया हो, जिसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, इसमें 6 चम्मच आप शुगर डाल दीजिए और आधा चम्मच सॉल्ट डाल दीजिए। इसको अच्छा तरह घोल बना के आप उन बच्चों को दीजिए जिनको लूज मोशन हो रहे हैं। जी बिल्कुल, ये करने से एक बार के लिए राहत जरूर मिल जाएगी, लेकिन फिर भी लापरवाही इसके लिए ना करें। अगर ऐसी परेशानी होती है तो फौरन डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर की सलाह लें। हमारे साथ कॉलर भी जुड़ चुके हैं क्योंकि अब लोग इस पर सवाल पूछना चाहते हैं, कंफ्यूजन क्लियर करना चाहते हैं। जयपुर से हमारे साथ रोहित शर्मा फोन लाइन पर जुड़े हैं। रोहित, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब से पूछिए। जी सर जी, जो भी अब खाते हैं ना खाना खाने के बाद में जी, तो पेट चाकी-चासा लगता है और यानी पाचन तंत्र की जैसे गड़बड़ होती है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, अगर ये बहुत समय से चल रहा है तो आपको ये एसिडिटी की तकलीफ हो सकती है। हाँ जी, एसिडिटी, गैस बढ़ जाती है जी। तो इसके लिए आप 2-3 चीज़ें, आप एंटासिड ले सकते हैं, आप एसिड दबाने वाली मेडिसिन से फ़ायदा कर सकते हैं। कुछ दवाइयाँ हैं, प्रोकाइनेटिक मेडिसिन हैं, उनसे हेल्प हो सकती है। और अगर आप थोड़ा डिटेल्स में जाएं और गूगल पे देख सकते हैं, डाइटिशियन से मशवरा ले सकते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं और जो आप अपने आप भी अनुभव कर सकते हैं, अगर उनसे ये गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी बढ़ रही है तो उनको अवॉइड करें अपनी डाइट में। ख़ास तौर से जैसे हमारे फास्ट फूड होते हैं, वो जो हम बाहर से मंगा के खाते हैं, हैमबर्गर्स और पिज़्ज़ा वगैरह, इनसे गैस, एसिडिटी ज़्यादा बनती है। बिल्कुल, ये उपाय आप करिए और हमेशा से ही फास्ट फूड को अवॉइड करने की सलाह सभी की ओर से दी जाती है। डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ पर यह भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जिस तरीके का लाइफस्टाइल अभी सभी का है, बहुत बार ऐसा संभव होता है कि खाना स्किप हो जाता है, बहुत घंटों तक ऐसा होता है कि खाना नहीं खा पाते हैं, तो उसके बाद बहुत परेशानी फिर हो जाती है। तो उस दौरान क्या किया जा सकता है? क्या कोई ऐसी चीज़ है जो खाई जा सकती है जिससे कि खाना खाने तक कोई और परेशानी ना हो? मेरी सलाह ये है कि हम बहुत कुछ प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जिनके बहुत लंबे वर्किंग आवर्स होते हैं, पूरी रात ड्यूटी देनी पड़ती है, वो अपने साथ एक सैंडविच या कुछ बिस्किट्स ज़रूर रखें। और जब भी उनके पेट में इस तरीके के गड़बड़ या कोई सिम्टम हो तो वो एक सैंडविच ले सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत बार ऐसा सामने आता है कि स्किप हो जाता है खाना खाना। लेकिन एक बुजुर्गों के लिए भी सवाल, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए भी लगातार लोग हमसे सवाल पूछते हैं और ये सवाल अमूमन सामने आता है कि बुजुर्गों को भी बहुत जल्दी कोई भी इन्फेक्शन होता है वो हो जाता है, उनको कैसे अपना ख्याल रखना चाहिए जिससे इस तरीके की बीमारी उन्हें ना हो? डॉक्टर साहब, मैं बुज़ुर्गों के लिए भी यही सावधानियां बरतने के लिए कहूँगा कि खाने का सोर्स उनका
इन्फेक्शन फ्री होना चाहिए। उनके घर में जो भी खाना पकाते हैं उनको देखना चाहिए कि उनके हाथों में इन्फेक्शन ना हो। खाना पकाने से पहले, खाना बनाने के दौरान वो देखें कि उन्होंने हाथ अच्छी तरह धोए हैं और कोई ऐसे कपड़े नहीं पहने हैं जिससे इन्फेक्शन वो ट्रांसमिट कर पाएँ। बुजुर्गों के लिए सादा खाना बहुत ज़रूरी है और कुछ लोगों के सिम्टम्स इसलिए होते हैं कि वो खाना ठीक से चबा नहीं पाते, तो उनका जो डेंटिशन है, उनके दांत अगर उनके नहीं हैं तो वो उन खाद्य पदार्थ का सेवन करें जिनको हम बाहर ही मसल सकते हैं, सॉफ्ट बना सकते हैं, फिर उनको खाएं पिएं। डॉक्टर साहब, अगर किसी को पहले से कोई घातक बीमारी है तो वो कैसे अपना बचाव करे? क्या वो एहतियात पहले से ही बरते कि इस तरीके की परेशानी उसे कभी भी ना हो? अगर बच्चों के केस में लिया जाए तो जो रोटा वायरस वगैरह हैं इनके लिए वैक्सीन्स भी हैं। हालांकि मास स्केल पे अभी ये वैक्सीन्स नहीं यूज़ होती हैं, बट बड़ों के केस में ख़ास तौर से जो लोग इम्यूनो सप्रेशन पे हैं, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद, किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह के बाद, उन लोगों को हम टाइम टू टाइम बहुत सारे इन्फेक्शंस के अगेंस्ट वैक्सीनेट करते रहते हैं। बट प्रिवेंशन इज़ द की टू ट्रीटमेंट। अगर हम इन्फेक्शन ही प्रिवेंट कर लें उससे बेहतर कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जब किसी को परेशानी होती है गैस्ट्रोएंटराइटिस की, तो इसकी क्या कोई ड्यूरेशन होती है? कितने समय तक ये हो सकती है? जनरली ये इलनेस 1 से 2 दिन ही लास्ट करती है। और आप देखेंगे कि एक दिन पीक पे आती है और अगले दिन फिर बेटर पेशेंट फील करता है। बट अगर हमारे पेशेंट को सिम्टम्स बढ़ते चले जा रहे हैं, कई लोगों को 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक इसका काफ़ी प्रकोप रहता है और कई लोगों में 10 दिन तक ये इलनेस लास्ट करती है। तो अगर ये प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है तो डॉक्टरी सलाह लें या हॉस्पिटल में एडमिट कराएं। बिल्कुल, ये प्रकोप अगर बढ़ रहा है तो डॉक्टरी सलाह लेनी, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अमूमन यही सामने आता है कि जब लोगों को लगता है कि वायरल है या फिर कोई छोटा सा सिम्टम है तो वो उसे इग्नोर कर देते हैं, इतना ध्यान उस पर नहीं रखते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ये भी आपसे एक बार समझना चाहेंगे, अगर गैस्ट्रोएंटराइटिस और अगर वायरल, क्योंकि मौसम बदल रहा है, ऐसे में वायरल सबसे जल्दी होता है, अगर वो साथ में हो जाए तो क्या एहतियात बरतने चाहिए? अगर वायरस की वजह से गैस्ट्रोएंटराइटिस है तो जनरली ये माइल्ड इलनेस होती है, जैसे और हमारे जुकाम वगैरह माइल्ड होते हैं और ठीक हो जाते हैं, इसी प्रकार से 90% इलनेसेस अपने आप ठीक हो जाती हैं। हाँ, बट रिहाइड्रेशन इज़ द बेस्ट की टू ट्रीटमेंट। चाहे वो हम घर पे करें, ओरल रिहाइड्रेशन करें, या डॉक्टर की सलाह के साथ इंट्रावीनस रिहाइड्रेशन करें। एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि गैस्ट्रोएंटराइटिस एक गंभीर बीमारी है और लोग इसे इतना समझते नहीं है, जानते नहीं हैं, तो आप उन्हें कैसे समझाएंगे कि इसे जब शुरू में ही अगर कोई लक्षण दिखे तो इसे गंभीरता से लेना है, लापरवाही नहीं करनी है, और क्या एहतियात शुरू से ही बरतने हैं? आखिरी सवाल डॉक्टर साहब। जी, हमें अपना खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है, हमें बाहर का खाना अवॉइड करना है, और हम जो खाना खाते हैं हम देखें कि उसके सोर्स में बनाते समय कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर सिम्टम्स आते हैं तो उनको मॉनिटर करना है। अगर सिम्टम्स ठीक होते चले जा रहे हैं, हमारा पेशेंट को कोई वार्निंग साइंस नहीं है, तो हम घर पे ही उसको मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज हम जल्दी से जल्दी डॉक्टर की सलाह लें या उनको अस्पताल शिफ्ट करें। डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपसे और समझना चाहेंगे, क्या इसे कॉमन टर्म में स्टमक फ्लू भी कहा जाता है, या फिर स्टमक फ्लू और इसमें क्या फर्क होता है? देखिए, स्टमक फ्लू जो वायरस की वजह से गैस्ट्रोएंटराइटिस होते हैं उनको स्टमक फ्लू कहा जाता है, पर जो और गैस्ट्रोएंटराइटिस हैं जैसे अमीबियासिस, जियार्डियासिस या बैक्टीरिया की वजह से, जिसमें साल्मोनेला, शिगेला, ई कोलाई वगैरह हैं, उनको स्टमक फ्लू नहीं कहा जाता है। स्टमक फ्लू वायरस से होने वाले गैस्ट्रोएंटराइटिस को कहा जाता है। चलिए, कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है, मंजू इनका नाम है। क्या सवाल है आपका, पूछिए। हाँ जी, मैं खाना खाने के बाद ना पेट फूला फूला सा रहता है, उसके लिए क्या करें? ठीक है डॉक्टर साहब। ये भी एक कॉमन सी प्रॉब्लम है। देखिए, मैं समझता हूँ कि
एंटासिड्स और एसिड दबाने वाली दवाइयों का सेवन करें और साथ में एक बार में कम खाएं और फैटी फूड और मसाले वाले फूड बिल्कुल अवॉइड करें। बट अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम नहीं ख़त्म होती है तो डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि एक बैक्टीरिया होता है एच पाइलोरी, उसके इन्फेक्शन से भी कभी कभी ऐसे सिम्टम्स होते हैं। बिल्कुल, अगर ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, और ये वो सारी चीज़ें हैं जो घर पर भी की जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान।